नमस्ते दोस्तों, हमारे इस खास पॉडकास्ट एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम में से हर किसी के जीवन, खासकर हमारे व्यावसायिक जीवन से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने ऑफिस में या अपने व्यापार में किसी समस्या को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वह समस्या जस की तस बनी हुई है, या फिर एक समस्या को सुलझाते ही कोई दूसरी नई समस्या खड़ी हो जाती है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज का यह एपिसोड आपके लिए ही है। आज हम डेविड कॉटन द्वारा लिखी गई एक बेहद ही शानदार किताब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसका मुख्य विषय है व्यापार में समस्याओं को सुलझाने का कौशल। डेविड कॉटन कोई आम लेखक नहीं हैं। उनके पास दुनिया भर के 40 से अधिक देशों में काम करने का और कई बड़ी संस्थाओं को सलाह देने का 21 साल से भी ज्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपनी इस किताब में समस्याओं को सुलझाने और सही निर्णय लेने के 68 अलग-अलग तरीकों और उपकरणों का जिक्र किया है। आज हम इस किताब के पन्नों से कुछ सबसे बेहतरीन, दिलचस्प और व्यावहारिक तरीकों को निकालकर आपके सामने रखेंगे, जिन्हें आप आज और अभी से अपने काम में लागू कर सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि आखिर समस्या होती क्या है और हम उसे सुलझाने में अक्सर नाकाम क्यों हो जाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि अगर उन्हें दुनिया को बचाने के लिए 1 घंटे का समय दिया जाए, तो वह 55 मिनट समस्या को समझने में और केवल 5 मिनट उसका समाधान खोजने में लगाएंगे। लेकिन हमारे कार्यस्थलों पर अक्सर इसका बिल्कुल उल्टा होता है। हम समस्या को ठीक से समझे बिना ही तुरंत समाधान खोजने दौड़ पड़ते हैं। हमें लगता है कि जल्दी से कोई भी समाधान निकाल लेना ही हमारी सफलता है, लेकिन असल में आधी अधूरी समझ के साथ निकाला गया समाधान आगे चलकर और भी बड़ी मुश्किलें पैदा करता है। डेविड कहते हैं कि किसी भी समस्या को सुलझाने की शुरुआत उसे सही ढंग से परिभाषित करने से होती है। अगर आप गलत समस्या पर काम कर रहे हैं, तो आप कभी भी सही समाधान तक नहीं पहुंच पाएंगे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपके उत्पाद की बिक्री कम हो रही है। आप तुरंत यह सोचने लगते हैं कि बिक्री कैसे बढ़ाई जाए। शायद मार्केटिंग पर ज्यादा पैसा खर्च किया जाए। लेकिन क्या आपने रुककर यह सोचा है कि असल समस्या क्या है? क्या समस्या उत्पाद की गुणवत्ता में है? क्या समस्या ग्राहकों की बदलती पसंद में है? या फिर आपके प्रतिद्वंद्वी आपसे कुछ बेहतर कर रहे हैं? इसलिए जब भी कोई समस्या आए, तो सबसे पहले उसे एक छोटे और सटीक वाक्य में लिखने की कोशिश करें। आप 40 शब्दों से शुरू कर सकते हैं, फिर उसे घटाकर 20 शब्द करें, फिर 10 और अंत में सिर्फ 5 शब्दों में समस्या का मूल कारण लिखने की कोशिश करें। इससे आपके दिमाग से सारा फालतू कचरा निकल जाएगा और आप असली मुद्दे पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। एक और बहुत बड़ी रुकावट जो हमारे सामने आती है, वह है हमारी पुरानी सोच और हमारी आदतें। अक्सर जब कोई समस्या आती है, तो ऑफिस में लोग कहते हैं कि हम तो हमेशा से इसे ऐसे ही करते आए हैं। यह रवैया सबसे खतरनाक है। अगर आप उसी सोच के साथ समस्या को सुलझाने की कोशिश करेंगे जिस सोच ने उस समस्या को जन्म दिया है, तो आप कभी सफल नहीं होंगे। आपको नए नजरिए की जरूरत होती है। इसके अलावा कई बार ऑफिस की राजनीति, लोगों के निजी स्वार्थ और कुछ हावी होने वाले वरिष्ठ कर्मचारी भी सही समाधान तक पहुंचने में रुकावट बनते हैं।
ऐसे लोग जो ज्यादा बोलते हैं या जिनका पद बड़ा होता है, वे अक्सर मीटिंग्स में अपनी बात मनवा लेते हैं, भले ही उनकी बात में कोई दम न हो। वहीं जो लोग शांत स्वभाव के होते हैं और जिनके पास शायद सबसे बेहतरीन विचार होते हैं, वे चुप ही रह जाते हैं। डेविड कॉटन ने अपनी किताब में ऐसी कई तकनीकों का जिक्र किया है जो इस तरह की रुकावटों को तोड़कर हर व्यक्ति के विचार को सामने लाने में मदद करती हैं। अब हम कुछ ऐसी ही अद्भुत और मजेदार तकनीकों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स फील्ड एनालिसिस यानी प्रभाव क्षेत्र के विश्लेषण की। यह तरीका तब बहुत काम आता है जब आप अपने व्यवसाय में कोई बड़ा बदलाव लागू करना चाहते हैं। इसके लिए आपको बस एक बड़ा चार्ट या बोर्ड चाहिए। इस बोर्ड के बीच में आप उस बदलाव के बारे में लिखें जो आप लाना चाहते हैं। अब बोर्ड के बाईं तरफ उन सभी बातों की एक सूची बनाएं जो इस बदलाव का समर्थन करती हैं, यानी जो चीजें आपके पक्ष में हैं। इन्हें आप सहायक बल कह सकते हैं। इसके बाद बोर्ड के दाईं तरफ उन सभी बातों की सूची बनाएं जो इस बदलाव के रास्ते में रुकावट बन सकती हैं या जिन वजहों से लोग इस बदलाव का विरोध कर सकते हैं। अब आपको हर एक बात को उसके महत्व के हिसाब से अंक देने हैं या फिर तीर के निशान से दर्शाना है। इसके बाद आपको यह देखना है कि आप अपने सहायक बलों को और मजबूत कैसे कर सकते हैं और अपनी रुकावटों को कम या खत्म कैसे कर सकते हैं। यह तरीका आपको हवा में तीर चलाने के बजाय एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक तस्वीर देता है कि आपको अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है। इसी तरह एक और बेहद दिलचस्प तरीका है जिसे डेविड कॉटन हार्ड क्वेश्चंस या मुश्किल सवाल कहते हैं। यह तरीका हमारी उस आदत पर प्रहार करता है जिसमें हम तुरंत जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस तकनीक में आप एक गोल घेरे में बैठते हैं और बीच में दो कुर्सियां रखते हैं। कोई एक व्यक्ति समस्या को एक सवाल के रूप में कागज पर लिखकर बीच में रखता है। अब बाकी लोगों को उस सवाल का जवाब नहीं देना है, बल्कि उस सवाल से जुड़े हुए और नए सवाल पूछने हैं। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जब लोग सिर्फ सवाल पूछते हैं तो वे समस्या की ऐसी गहराइयों तक पहुंच जाते हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होता। सवाल पूछने से रचनात्मकता के दरवाजे खुलते हैं, जबकि जल्दी से जवाब दे देने से वे दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब सवालों की झड़ी खत्म होती है तो अक्सर अंतिम सवाल उस पहले सवाल से बिल्कुल अलग और बहुत ज्यादा गहरा होता है, जो असल में समाधान की तरफ ले जाता है। क्या आपने कभी स्कैम्पर तकनीक के बारे में सुना है? यह अंग्रेजी के साथ शब्दों का एक समूह है जो किसी भी पुरानी प्रक्रिया या उत्पाद में सुधार करने के लिए एक शानदार उपकरण है। मान लीजिए आपके पास कोई सिस्टम है जो ठीक से काम नहीं कर रहा। आप उस पर स्कैम्पर लागू कर सकते हैं। इसमें पहला अक्षर एस का मतलब है सब्स्टिट्यूट, यानी क्या हम इस प्रक्रिया के किसी हिस्से को किसी और चीज से बदल सकते हैं। दूसरा अक्षर सी यानी कंबाइन, क्या हम दो अलग अलग चीजों को मिलाकर कुछ नया और बेहतर बना सकते हैं। ऐसे अडैप्ट, यानी क्या हम किसी और जगह की सफल तकनीक को यहां ढाल सकते हैं। एम से मॉडिफाई, क्या हम इसके किसी हिस्से को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। पी से पुट टू अंडर यूज, यानी क्या इसका इस्तेमाल किसी और काम के लिए हो सकता है। इसे एलिमिनेट, क्या हम इस प्रक्रिया के कुछ फालतू हिस्सों को पूरी तरह से हटा सकते हैं ताकि यह तेज हो जाए। और अंत में आर से रीअरेंज या रिवर्स, क्या हम चीजों का क्रम उलट सकते हैं।
अगर आप किसी भी उलझी हुई समस्या को इस स्कैम्पर के सांचे में डालेंगे तो आपको ऐसे कई नए रास्ते मिलेंगे जो पहले आपको दिखाई नहीं दे रहे थे। चलिए अब एक ऐसी तकनीक की बात करते हैं जो बहुत ही मशहूर है, लेकिन अक्सर लोग इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वह है विचार मंथन या ब्रेनस्टॉर्मिंग। आमतौर पर ब्रेनस्टॉर्मिंग में एक ग्रुप बैठता है और लोग अपने अपने विचार जोर जोर से बोलते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि जो लोग मुखर होते हैं वे हावी हो जाते हैं और बाकी लोग चुप रहते हैं। इसका समाधान है ब्रेन राइटिंग, या जिसे हम शांति से विचार मंथन कह सकते हैं। इसमें लोगों को एक कागज दिया जाता है और समस्या बताई जाती है। हर व्यक्ति बिना कुछ बोले शांति से अपने विचार उस कागज पर लिखता है और फिर वह कागज अपने बगल वाले को बढ़ा देता है। अब दूसरा व्यक्ति उस कागज पर लिखे विचारों को पढ़कर उनसे प्रेरणा लेता है और कुछ नए विचार जोड़ता है। यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक विचारों का आना बंद न हो जाए। इस तरीके में पद या रुतबे का कोई असर नहीं होता। हर किसी की आवाज को बराबर जगह मिलती है और आपको बहुत ही कम समय में बेहतरीन विचारों का एक बड़ा खजाना मिल जाता है। इसी से जुड़ी एक और मजेदार तकनीक है रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग या उल्टा विचार मंथन। कभी कभी लोग सीधे समाधान सोचने में बोरियत महसूस करते हैं। ऐसे में आप उनसे पूछिए कि हम इस समस्या को और ज्यादा खराब कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आप जानना चाहते हैं कि ग्राहक सेवा को कैसे बेहतर बनाया जाए। आप अपनी टीम से पूछिए कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे ग्राहक हमसे पूरी तरह नफरत करने लगें और हमें छोड़कर चले जाएं। इस सवाल पर लोगों को बहुत मजा आता है और वे बड़ी ही रचनात्मकता के साथ भयानक आइडिया देने लगते हैं, जैसे कि फोन का जवाब ही न दें, ग्राहकों से बदतमीजी से बात करें, गलत सामान भेज दें आदि। जब आपके पास ऐसी बातों की लंबी सूची बन जाए तो बस उसे उल्टा कर दीजिए। आपको अपनी ग्राहक सेवा सुधारने के एकदम सटीक और व्यावहारिक समाधान मिल जाएंगे। यह तरीका टीम में ऊर्जा भरने के लिए भी बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं समस्याओं की जड़ तक पहुंचने की। कई बार हम जो देखते हैं वह सिर्फ समस्या का लक्षण होता है। असली बीमारी कहीं और छुपी होती है। इसके लिए टोयोटा कंपनी द्वारा विकसित की गई 5 क्यों या 5 व्हाइस तकनीक बहुत ही असरदार है। जब भी कोई गड़बड़ी हो तो तुरंत उसे ठीक करके आगे न बढ़ें, बल्कि पूछें कि यह क्यों हुआ। जो भी जवाब मिले उस पर फिर से पूछें कि वह क्यों हुआ। जब आप ऐसा लगातार 5 बार या उससे ज्यादा बार करते हैं तो आप समस्या के असली कारण तक पहुंच जाते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक जरूरी मशीन खराब हो गई। पहला सवाल, मशीन क्यों खराब हुई? जवाब मिला, क्योंकि उसका एक पुर्जा टूट गया था। दूसरा सवाल, पुर्जा क्यों टूट गया? क्योंकि मशीन में तेल नहीं डाला गया था और घर्षण बहुत ज्यादा था। तीसरा सवाल, मशीन में तेल क्यों नहीं डाला गया? क्योंकि तेल का स्टॉक खत्म हो गया था। चौथा सवाल, तेल का स्टॉक खत्म क्यों हो गया था? क्योंकि खरीदारी विभाग ने समय पर ऑर्डर नहीं दिया था। पांचवा सवाल, समय पर ऑर्डर क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि जो व्यक्ति ऑर्डर देता है वह छुट्टी पर था और उसका काम देखने वाला कोई और नहीं था। अब देखिए, बात मशीन के पुर्जे से शुरू हुई थी और असली समस्या छुट्टी की नीति और बैकअप योजना की निकली। अगर आप सिर्फ पुर्जा बदलकर छोड़ देते तो कुछ दिन बाद मशीन फिर खराब हो जाती। यह 5 क्यों की ताकत है। समस्याओं के कारणों को देखने के लिए एक और विजुअल तरीका है इशिकावा डायग्राम।
जिसे फिशबोन या मछली की हड्डी का आरेख भी कहा जाता है। इसमें आप एक बोर्ड पर दाईं तरफ मछली के सिर की जगह अपनी समस्या लिखते हैं। फिर बीच से एक लंबी क्षैतिज रेखा खींचते हैं जो मछली की रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। इस रीढ़ से जुड़ती हुई कई छोटी हड्डियां बनाते हैं जो अलग अलग मुख्य कारणों को दर्शाती हैं, जैसे कि मशीनरी, प्रक्रिया, लोग, सामग्री या पर्यावरण। अब आप अपनी टीम के साथ मिलकर हर मुख्य कारण के अंतर्गत आने वाले छोटे छोटे कारणों को लिखते जाते हैं। अंत में आपके सामने एक पूरा नक्शा होता है जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि कौन सा कारण समस्या में कितना बड़ा योगदान दे रहा है। जब आप कारणों का पता लगा लेते हैं तो यह तय करना जरूरी होता है कि सबसे पहले किस कारण को सुधारा जाए। यहाँ काम आता है पेरेटो विश्लेषण या 80/20 का नियम। यह नियम कहता है कि आपकी 80% समस्याएं अक्सर केवल 20% कारणों की वजह से होती हैं। अगर आपके पास ग्राहकों की 100 शिकायतें आई हैं तो आप पाएंगे कि उनमें से 80 शिकायतें केवल 1 या 2 खास गड़बड़ियों की वजह से हैं। अगर आप अपना पूरा समय और संसाधन उन 20% मुख्य कारणों को ठीक करने में लगा दें तो आपकी 80% समस्या खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। यह तरीका आपको अपनी ऊर्जा और समय को सही जगह केंद्रित करने में मदद करता है ताकि आपको कम मेहनत में ज्यादा और बेहतर परिणाम मिल सकें। रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए डेविड कॉटन ने कुछ ऐसे तरीके भी बताए हैं जो एकदम अलग हटकर हैं। उदाहरण के तौर पर मेटाफर या रूपक का इस्तेमाल करना। जब सीधे तरीके से सोचने पर कुछ नया नहीं मिल रहा हो तो समस्या की तुलना किसी बिल्कुल अलग चीज से करें। जैसे अगर आपके ऑफिस में बहुत ज्यादा कागजी कार्रवाई और लालफीताशाही है तो आप इसकी तुलना एक ऐसे बगीचे से कर सकते हैं जिसमें बहुत सारे खरपतवार और जंगली पौधे उग आए हैं। अब अपनी टीम से पूछिए कि बगीचे से खरपतवार कैसे हटाते हैं। कोई कहेगा कि मिट्टी को खोदकर जड़ से निकालना होगा, कोई कहेगा कि कीटनाशक डालना होगा, कोई कहेगा कि हमें ध्यान रखना होगा कि खरपतवार निकालते समय असली और सुंदर फूल न उखड़ जाएं। अब इन विचारों को वापस अपने ऑफिस की समस्या पर लागू करें। जड़ से निकालने का मतलब है पुरानी और बेकार हो चुकी नीतियों को पूरी तरह खत्म करना। सुंदर फूलों को बचाने का मतलब है कि जो नियम सच में जरूरी हैं और काम को सुरक्षित बनाते हैं उन्हें बनाए रखना। इस तरह से सोचने पर लोग अपने बचाव की मुद्रा से बाहर आ जाते हैं और खुलकर नए समाधान दे पाते हैं। इसी तरह का एक और तरीका है जिंदगी को दूसरे चश्मे से देखना। इसमें आप समस्या को अपने नजरिए से देखने के बजाय यह सोचते हैं कि अगर कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई शेफ या कोई कलाकार इस समस्या को सुलझाता तो वह क्या करता। एक डॉक्टर शायद पहले लक्षणों की जांच करता और फिर दवा देता। एक शेफ शायद यह सुनिश्चित करता कि काम शुरू करने से पहले सारी सामग्री सही जगह पर मौजूद हो। अलग अलग पेशों के नजरिए से सोचने पर आपको ऐसे अनूठे उपाय मिल सकते हैं जो आपके अपने विभाग की सोच की सीमाओं में कभी नहीं आते। जब आप समूहों के साथ काम कर रहे हों, खासकर बड़े समूहों के साथ, तो विचारों को इकट्ठा करना और उन पर सहमति बनाना एक बड़ा काम होता है। इसके लिए वर्ल्ड कैफे और ओपन स्पेस जैसी शानदार तकनीकें हैं। वर्ल्ड कैफे में आप अपने मीटिंग हॉल को एक कॉफी शॉप की तरह सजाते हैं। छोटे छोटे गोल मेज होते हैं और हर मेज पर एक विषय या सवाल होता है। लोग 15-20 मिनट तक एक मेज पर चर्चा करते हैं,
विचारों को मेज पर रखे कागज पर लिखते हैं और फिर समय पूरा होने पर वे दूसरे मेजों पर चले जाते हैं। हर मेज पर एक व्यक्ति वहीं रुकता है जो नए आने वाले लोगों को पिछली चर्चा का सारांश बताता है। इस तरह लोग घूम घूम कर विचारों का आदान प्रदान करते हैं और एक बहुत ही अनौपचारिक और आरामदायक माहौल में गंभीर रणनीतिक फैसले लिए जा सकते हैं। दूसरी ओर, ओपन स्पेस तकनीक में पहले से कोई एजेंडा तय नहीं होता। लोग खुद आते हैं, अपनी चिंताएं या मुद्दे एक बड़े बोर्ड पर चिपकाते हैं और जो लोग उस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं वे उस समूह में शामिल हो जाते हैं। अगर किसी को लगता है कि वह किसी समूह में कुछ सीख नहीं रहा है या योगदान नहीं दे पा रहा है, तो वह दो पैरों के नियम का पालन करते हुए वहां से उठकर किसी दूसरे समूह में जा सकता है। यह तरीका लोगों को पूरी स्वतंत्रता और जिम्मेदारी देता है और इसमें से अक्सर सबसे ज्यादा व्यावहारिक और अभिनव समाधान निकलकर सामने आते हैं। अब मान लीजिए आपने कई सारे समाधान निकाल लिए हैं, लेकिन उनमें से सबसे अच्छा कौन सा है यह कैसे तय करें? इसके लिए 6 सोचने वाली टोपियां या 6 थिंकिंग हैट्स से मिलती जुलती कई रेटिंग और वोटिंग तकनीकें हैं। आप प्लस माइनस इंटरेस्टिंग PMI का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर विचार पर चर्चा करें और जो अच्छा लगे उसे प्लस दें, जो काम का न हो उसे माइनस दें, और जो विचार दिलचस्प तो है लेकिन अभी लागू नहीं हो सकता उसे इंटरेस्टिंग की श्रेणी में रखें। इसके अलावा आप लोगों को छोटे रंगीन स्टिकर दे सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि वे अपने पसंदीदा विचारों के सामने वे स्टिकर चिपकाएं। यह एक बहुत ही लोकतांत्रिक तरीका है जिसमें हर किसी को वोट देने का अधिकार होता है और यह भी साफ हो जाता है कि पूरे समूह की सहमति किस समाधान पर है। एक बार जब समाधान चुन लिया जाता है तो सबसे बड़ी चुनौती होती है उसे लागू करना। कोई भी समाधान तब तक बेकार है जब तक उसे सही से क्रियान्वित न किया जाए, और लागू करने का सीधा मतलब है बदलाव लाना। बदलाव से अक्सर लोग डरते हैं या उसका विरोध करते हैं। डेविड कॉटन कहते हैं कि यह मान लेना गलत है कि हर कोई बदलाव का कड़ा विरोध करेगा। वास्तव में लोग 5 अलग अलग तरीकों से प्रतिक्रिया देते हैं। कुछ लोग पूरी तरह से उदासीन होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या बदल रहा है। कुछ लोग खुलकर बदलाव का समर्थन करते हैं क्योंकि उन्हें इसमें अपना फायदा या संस्था का फायदा दिखता है। कुछ लोग खुलकर विरोध करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह योजना काम नहीं करेगी। लेकिन सबसे खतरनाक वो लोग होते हैं जो निष्क्रिय रूप से विरोध करते हैं। वे सामने तो हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन पीठ पीछे योजना को विफल करने की कोशिश करते हैं। एक अच्छे लीडर के तौर पर आपको यह पहचानना होगा कि कौन सा कर्मचारी किस श्रेणी में आता है और फिर उसी के अनुसार उनसे बात करनी होगी। बदलाव को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए कुछ बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, जिन लोगों पर इस समाधान का असर पड़ने वाला है उन्हें शुरू से ही समाधान खोजने की प्रक्रिया में शामिल करें। जब लोग खुद किसी समाधान का हिस्सा होते हैं तो वे उसका विरोध नहीं करते बल्कि उसे सफल बनाने के लिए जी जान लगा देते हैं। दूसरी बात, बदलाव के पीछे का कारण और पूरा संदर्भ सभी को स्पष्ट रूप से समझाएं। लोगों को यह जानना जरूरी है कि हम यह बदलाव क्यों कर रहे हैं और इससे उन्हें या कंपनी को क्या हासिल होगा। तीसरी बात, समय का ध्यान रखें। एक के बाद एक लगातार बदलाव करने से लोग थक जाते हैं।
उन्हें नई चीजों के साथ तालमेल बिठाने का समय दें। और सबसे अहम बात, अपने कर्मचारियों से हमेशा सम्मान के साथ और एक समझदार इंसान की तरह बात करें। अगर आप उन्हें आदेश देने के बजाय उनसे संवाद करेंगे, तो वे भी बदलाव को खुले दिल से स्वीकार करेंगे। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि समस्याएं व्यवसाय का एक अहम हिस्सा हैं। वे कभी खत्म नहीं होंगी, बल्कि वे रूप बदलकर आती रहेंगी। लेकिन अगर आपके पास डेविड कॉटन द्वारा बताए गए इन स्मार्ट सॉल्यूशंस और उपकरणों का ज्ञान है, तो आप किसी भी समस्या से घबराएंगे नहीं। आप एक कदम पीछे हटेंगे, समस्या को सही दृष्टिकोण से देखेंगे, अपनी टीम की सामूहिक बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे और एक ऐसा रचनात्मक समाधान निकालेंगे जो न केवल उस समस्या को खत्म करेगा बल्कि आपके व्यवसाय को एक नई ऊंचाई पर भी ले जाएगा। चाहे वह दिमाग को दौड़ाने वाला विचार मंथन हो, 5 क्यों की गहराई हो, या फिर रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग का मजेदार तरीका हो, हर टूल की अपनी एक अलग ताकत है। जरूरत है तो बस सही समय पर सही टूल का चुनाव करने की और अपनी टीम को एक साथ लेकर चलने की। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस एपिसोड से आपको समस्याओं को सुलझाने का एक नया और स्पष्ट नजरिया मिला होगा। इन तरीकों को कल ही अपने ऑफिस में आजमा कर देखें और खुद महसूस करें कि कैसे एक उलझी हुई स्थिति भी एक शानदार अवसर में बदल सकती है। इस पॉडकास्ट को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई किताब और कुछ और शानदार विचारों के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी हर समस्या का स्मार्ट तरीके से समाधान निकालते रहिए। अपना और अपनी टीम का ख्याल रखें। नमस्ते।